नमस्कार भाइयों और बहनों। ये नया चैप्टर अब हम शुरू करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स। इसमें सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में क्या फ़र्क है? डिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं दूरी, डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, वो समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका स्कूल है और आप यहाँ से घर जा रहे हैं, ये आपका होम है। आप यहाँ स्कूल से चले तो आप 10 किलोमीटर चले, यहाँ से फिर आप मुड़े 90 डिग्री एंगल के ऊपर और वहाँ से फिर आप घर की तरफ और 10 किलोमीटर चले। तो ऐसे में डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमें वो मेजर करना है। डिस्टेंस को नॉर्मली हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे में जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने जो टोटल दूरी तय की है वो। यानी आपने अपनी बाइक का स्पीडोमीटर देखा तो उसमें जो सुई है, ये जो भी आपको वैल्यू बताती है, वो स्पीड की वैल्यू बताती है, उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। लेकिन साथ साथ उसके नीचे ऐसे ऐसे कुछ किलोमीटर्स में वैल्यू भी लिखी होती है। ये जो चीज़ होती है इसे हम बोलते हैं ओडोमीटर। ये ओडोमीटर आपको किलोमीटर्स बताएगा। तो उस ओडोमीटर की वैल्यू में यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ, उससे हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर। कि आपने जब ओडोमीटर शुरू किया था तो वो 300 पे था, जब आप घर पर पहुँचे तब वो 320 पे आ गया। तो ये जो चेंज होगा ओडोमीटर की वैल्यू में, कितने किलोमीटर हुआ, वो होगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल हुआ। दूसरे शब्दों में आप ऐसे मान सकते हैं कि जब आप यहाँ से चले थे स्कूल से, तो आपने एक धागा वहाँ पेड़ पर बांध दिया और वो धागा अनरोल होता हुआ खुलता गया और पूरे रास्ते आपने बिछा दिया। तो उस पूरे धागे को स्टार्टिंग से एंड तक अगर मैं उठा के सीधा लंबा कर दूँ तो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो वो 20 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो वो होगा डिस्टेंस। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक अगर आप सीधे जा पाते स्ट्रेट लाइन में बिना मुड़े, तो आपको कितना लेंथ चलना पड़ता। कि वैसे आप नहीं गए बीच में, क्योंकि बाग बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो सीधा आप जा नहीं सकते। पर काश अगर आप सीधा जा पाते तो स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कितना गैप होता, वो फिर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इस केस में मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो स्मॉल एस से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी यहाँ वैल्यू आ जाएगी 10√2 किलोमीटर। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। डिस्टेंस, ये जो हमने वैल्यू निकाली, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हिंदी में ये एक अदिश राशि है। इसका मतलब इसके आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के काम चल जाएगा। इसको मैं आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अर्थात ये एक सदिश राशि है। यानी उसमें डायरेक्शंस इम्पोर्टेंट हैं, और अगर डायरेक्शंस इम्पोर्टेंट हैं तो आपको एक ये तो यहाँ ऊपर एरो लगाना पड़ेगा, और ऊपर से यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के काम नहीं चलेगा, साथ में हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम ये एंगल बता सकते हैं कि आप यहाँ से कितना एंगल चले। फिलहाल ये 45 डिग्री है, तो आप या तो ऐसे बोल दें कि आपने एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो एक तरह से आपने डायरेक्शन बता दी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप 10√2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट चले, तो ये भी आपने एक तरह से डायरेक्शन ही बता दी है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो था सिंपल। सिचुएशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मान लीजिए ये स्कूल है और आप यहाँ से इस पॉइंट पे आए मोड़ पे, और यहाँ से आप मुड़कर ऊपर चले गए। ये आपका घर था और यहाँ से यहाँ तक ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1। ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो टोटल डिस्टेंस लिया वो है डिस्टेंस 1। लेकिन अगर आप स्कूल से यहाँ आने के बाद ऊपर जाने की बजाय नीचे इस तरफ डायरेक्शन में साउथ की तरफ चल पड़ते, तो आप स्टार्टिंग से एंड तक, मान लीजिए किसी और का घर है हाउस 2, आप यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गए हैं वो है मान लीजिए x2, और ये कितना डिस्प्लेसमेंट आपने ट्रेवल किया है वो है मान लीजिए s2, और वेक्टर है। देखो डिस्टेंस के ऊपर मैं एरो नहीं लगा रहा,
क्योंकि वो स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैं एरो लगा रहा हूँ क्योंकि वो वेक्टर है। तो ये है 90 डिग्री एंगल और यहाँ पर ये भी है 90 डिग्री एंगल। अज्यूम कर रहा हूँ कि ये है 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, यहाँ से ऊपर भी 10 किलोमीटर है, नीचे भी 10 किलोमीटर है। तो ऐसे में जो डिस्टेंस 1 होगा वो होगा 20 किलोमीटर, डिस्टेंस 2 होगा वो भी होगा 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट 1 होगी 10√2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट और डिस्प्लेसमेंट 2 होगी 10√2 किलोमीटर साउथ ईस्ट। तो इस x1 को और इस x2 को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि x1 = x2, यानी जो दूरी यहाँ है वही दूरी यहाँ है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट s1 और इस डिस्प्लेसमेंट s2 को देखकर मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि डिस्प्लेसमेंट s1 = s2। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये s1 और s2 के इक्वल टू के सामने जो भी चीज़ें हैं वो हूबहू मैच नहीं हो रही हैं। डायरेक्शन बदल गई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बदल गई। दो वेक्टर्स आपस में सिर्फ और सिर्फ तब सिमिलर या सेम हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी मैच करे और जब उनकी डायरेक्शन भी मैच करे। ये मैंने आपको पीछे वेक्टर्स पढ़ाया था, वेक्टर्स, उस समय मैंने आपको बताया था इक्वल वेक्टर्स। उस समय मैंने आपको ये बताया था कि वेक्टर्स आपस में कोई भी दो वेक्टर्स तभी मैच होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों मैच करें। तो यहाँ पर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में से कोई भी एक भी चीज़ बदल गई तो हम दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं बोल सकते। हाँ, मैं यहाँ पर ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट 1 का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट 2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है। अब मैं इक्वल टू का साइन लगा सकता हूँ, क्योंकि जब मैं ये मॉडुलस लगा देता हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, तो उस समय मैं ये डायरेक्शन को इग्नोर कर रहा हूँ। तो दूसरे शब्द में ध्यान रखें, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट 1 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 1 multiplied by direction of displacement 1. Displacement 2 is the magnitude of second displacement multiplied by the direction of second displacement. ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 1 का मैग्नीट्यूड, इसका अर्थ है 10√2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट 2 का मैग्नीट्यूड, उसका अर्थ है 10√2 किलोमीटर। कैप 1, डिस्प्लेसमेंट 1 का कैप, ये हमारा होगा नॉर्थ ईस्ट, और डिस्प्लेसमेंट 2 का जो डायरेक्शन था ये है साउथ ईस्ट। तो ये और ये वैल्यूज़, ये और ये सेम है, इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है ये अपनी चलेगी। लेकिन ये और ये मैच नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि डिस्प्लेसमेंट 1 का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट 2 का डायरेक्शन सेम है। वहाँ पर मुझे अनइक्वल बताना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन भी एक तरह से मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो यूनिट है जैसे किलोमीटर, ये मैग्नीट्यूड के साथ जाती है, ये डायरेक्शन के साथ नहीं जाती है। तो अगर मेरे पास दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, जैसे एक है वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट, और अगर कोई मेरे पास दूसरा वेक्टर है फोर्स, ये ऊपर एरो लगा देता हूँ, जैसे 4 न्यूटन ईस्ट, तो मैं ऐसे में बोलूँगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड = 3 मीटर पर सेकंड और फोर्स का मैग्नीट्यूड = 4 न्यूटन। वेलोसिटी की डायरेक्शन = ईस्ट, फोर्स की डायरेक्शन = ईस्ट। मान लीजिए ये 3 ही होता सपोज, तो यहाँ पर ये 3 है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि वेलोसिटी = फोर्स, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सिर्फ ये नंबर नहीं होता, मैग्नीट्यूड में यूनिट्स भी साथ में है। तो जब आप बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड बराबर है तो यूनिट्स भी मैच होनी चाहिए। इसका मतलब तो मैं यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 मीटर पर सेकंड = 3 न्यूटन। इसका मतलब 3 से 3 काट दो तो मीटर पर सेकंड = न्यूटन, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि जब हम डायरेक्शन लेते हैं तो आपको उसमें साथ में वो मीटर पर सेकंड या वो न्यूटन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें यूनिट्स साथ में लेकर नहीं चलते। एनीवे, तो वापस आते हैं अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई
घड़ी है, ये यहाँ पे 12 बजे हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। और ये एक ही सुई की बात कर लेते हैं, लेट्स से मिनट हैंड। तो ये मिनट वाली सुई है, ये फ़िलहाल यहाँ पे है। 15 मिनट के बाद, तो एट t=0, फ़िलहाल वो कहाँ पर है, 12 पे। 15 मिनट के बाद वो सुई यहाँ होगी एट 15 मिनट्स, मतलब t=15 मिनट्स। अब से बाद में 90 डिग्री का वो एंगल ले चुकी होगी, तो आपकी सुई है फ़िलहाल 3 के ऊपर। फिर ऐसे ही 30 मिनट के बाद, और ऐसे ही 45 मिनट के बाद, और फिर ऐसे ही 60 मिनट, यानी पूरे 1 घंटे बाद वो सुई होगी 6 पे, फिर 9 पे, फिर वापस 12 पे। तो ऐसे में लेट्स से इस सुई की जो लंबाई है यानी रेडियस है इस घड़ी का, वो 7 मीटर है। बहुत बड़ी घड़ी है, 7 मीटर बहुत बड़ा होता है। आपके कमरे की दीवार लगभग 2.5 या 3 मीटर के आसपास ऊंचाई होती है। तो 7 मीटर आपके ऐसे मान लो कि करीबन 2 मंजिल ऊंची तो सुई है, और 4 मंजिल जितनी पूरी बड़ी घड़ी है। एनीवे, तो अब ये घड़ी जब यहाँ 12 से 3 पर आई, तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस, और उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ। मैं सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, अभी हम डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो पहले यहाँ डिस्टेंस ले लेते हैं। 12 से 3, यहाँ शुरू में तो डिस्टेंस 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि अभी तक तो सुई चली ही नहीं है। जब वो 3 पर आ चुकी है तो डिस्टेंस हो चुका है एक कंप्लीट सर्कल का सिर्फ इतना सा, 1/4। तो 1/4 होगा 2πr का। तो 2πr का सिर्फ 1/4 कितना होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर ये होगा हमारा πr/2। अज्यूम पाई = 22/7। एक्चुअल में तो पाई की वैल्यू और कॉम्प्लिकेटेड है, पर लेट्स से इट्स 22/7। तो ऐसे में आपका आंसर आ जाएगा 11 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये घड़ी थी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, तो टोटल अपना 7/2 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। आधे घंटे बाद ये कंप्लीट सुई घूम के 12 से 6 पर आ चुकी है, तो डिस्टेंस होगा ये πr = 22 मीटर। डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन, तो ये होगा 14 मीटर। ऐसे ही जब ये 9 पर आ चुकी है, इसका मतलब 12 से शुरू हुई थी, घूम के 9 तक आ चुकी है, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस आपका होगा 33 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट है 12 से 9 तक, ये स्ट्रेट लाइन होगी, वो फिर 7/2 मीटर। 60 मिनट के ऊपर 12 से चली थी, घूम कर वापस 12 पे ही आ चुकी है, तो जो डिस्टेंस होगा वो 44 मीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट की 12 से चली, और इसी पॉइंट से इसी पॉइंट के बीच में जो गैप है वो 0 मीटर। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे सुई आगे बढ़ती है, जो डिस्टेंस है वो पहले 0 से 11 बना, 11 से 22, 22 से 33, 33 से 44। डिस्टेंस सिर्फ बढ़ता ही है। तो एक बार 0 से अगर 1 बन गया ना, तो 1 के बाद 2 पे ही जाएगा, वापस 0 पे नहीं आ सकता। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पहले 0 से थोड़ी सी बढ़ी, वो फिर और बढ़ी, मैक्सिमम बनी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। उसके बाद वापस घटने भी लगी, और वापस 0 भी बन सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो इसको अगर मैं शो करूं घड़ी पर वापस, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब सुई 1 पर होगी तो ये होगा, 2 पर, 3 पर, 4, 5 पे, और 6 पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद फिर ये वापस घटने लग जाएगा, 9, 10 और 11, और फिर वापस 0। ये लाइंस जो हैं ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शंस हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं। और वहीं अगर डिस्टेंस देखता तो 1 तक डिस्टेंस, फिर 2 तक, फिर 3 तक, फिर 4 तक, तो डिस्टेंस एक्चुअली बढ़ता ही जा रहा है। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बेसिक सा डिफरेंस। इसके बाद अब हम देखते हैं अगला इसमें पार्ट, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड आपको बताता है कि कोई चीज़ कितना फास्ट चल रहा है,
तो वो फास्ट है या स्लो है, तो उसकी रफ्तार क्या है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। वेलोसिटी आपको बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है मल्टीप्लाइड बाय वो किस डायरेक्शन में है। ये दोनों बातें जब एक साथ आपको बता दी जाए तो वेलोसिटी है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड और उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। तो ये जो 3 मीटर पर सेकंड है ये तो एक्चुअली स्पीड ही था। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू ऊपर से उसकी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय ये जो नॉर्थ है ये डायरेक्शन है। इसको टेक्निकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू उस v का मैग्नीट्यूड जिसको हमने नाम दिया हुआ है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय उस v की डायरेक्शन, क्योंकि ऊपर हैट चढ़ा दी, ये हैट है, इसका मतलब हमने सिर्फ उसका यूनिट वेक्टर ले लिया है। इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी में बेसिकली यही डिफरेंस है कि वेलोसिटी एक्चुअल में स्पीड का ही एक हिस्सा है। एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए आपका शरीर है, ये दुनिया भर के ऑर्गन से मिलकर बना है। सिंप्लिसिटी के लिए मान लो कि बॉडी सिर्फ 2 ही ऑर्गन से मिलकर बनी है, आपके पास आँखें हैं और आपके पास हाथ है। ठीक उसी तरह से वेलोसिटी एक बड़ी एंटिटी है जिसके 2 ऑर्गन्स हैं, दोनों से मिलकर बना है। एक भी ऑर्गन मिसिंग होगा तो पूरा वेलोसिटी नहीं होगा। जिसका एक पार्ट है स्पीड जिसको हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, और एक उसका हिस्सा है डायरेक्शन जिसको हम एरो वगैरह से शो करते हैं। तो अब मान लीजिए 2 लड़के आपस में लड़ाई झगड़े में फंस गए और एक की आंख फूट गई। अब वो घर पे फ़ोन करके बोले कि पेरेंट्स को कि मेरी तो आंख में चेंज आ गया। तो इसका मतलब पेरेंट्स ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि अगर आंख में चेंज आया है तो ऑब्वियसली बॉडी में तो चेंज आया ही होगा। वहीं अगर कोई फ़ोन करके बस ये बोले, मान लो उसका हाथ टूट गया, वो कहता है घर पे फ़ोन करके कि मेरे तो हाथ में चेंज आ गया, तो भी घर वाले समझ जाएंगे कि बॉडी में तो चेंज आया ही है। लेकिन अगर कोई फ़ोन करके सिर्फ इतना बोले कि मेरी बॉडी में चेंज आ गया, तो अब घर वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि हुआ क्या है, या तो आंख फूटी है या हाथ टूटे हैं या दोनों। उसी तरह से वेलोसिटी होती है। अगर कोई गाड़ी की स्पीड में चेंज आए तो गारंटी है कि वेलोसिटी चेंज हुई है। अगर किसी की सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आए तो भी गारंटी है कि वेलोसिटी चेंज हुई है। लेकिन अगर कोई बोले कि सिर्फ वेलोसिटी चेंज हुई है तो कन्फ्यूजन हो जाना चाहिए। वहाँ पर हम बोलेंगे या तो स्पीड बदली है या डायरेक्शन बदली है या दोनों। तो इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले 50 की स्पीड से जा रहे थे इधर, उसके बाद आप 50 की स्पीड से जा रहे हैं इधर, तो हम देखेंगे कि क्या स्पीड में चेंज हुआ, क्या डायरेक्शन में चेंज हुआ, और क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो पहले 50 से इधर जा रहे थे, फिर 50 से इधर जा रहे हैं, ना स्पीड बदली ना डायरेक्शन बदली, तो वेलोसिटी में तो चेंज हो ही नहीं सकता। पहले आप 50 से इधर जा रहे थे, अब आप 50 से इधर जा रहे हैं, इसका मतलब स्पीड में चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन में चेंज हुआ है, वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर आप पहले इधर 50 से जा रहे थे, अब आप इधर 50 से जा रहे हैं, स्पीड में चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन में चेंज हुआ है, वेलोसिटी में चेंज होगा। पहले इस डायरेक्शन में 50 था, अब इसी डायरेक्शन में 40 से जा रहे हो, स्पीड में चेंज हुआ है, डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी में चेंज होगा। ध्यान रखें, स्पीड और डायरेक्शन में से अगर एक साइड भी चेंज होगा तो वेलोसिटी में तो चेंज होना ही होना है। ऐसे ही अगर आप पहले इधर 50 की स्पीड से जा रहे थे, अब आप इधर 60 की स्पीड से जा रहे हो, यहाँ मैंने स्पीड कम करी है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा करी है, लेकिन फिर भी स्पीड में चेंज तो है, डायरेक्शन में चेंज नहीं है, वेलोसिटी में चेंज अब भी है। एक और एग्जांपल, आप पहले इधर 50 से जा रहे थे, अब आप इधर 70 से जा रहे हो, स्पीड में भी चेंज है, डायरेक्शन में भी चेंज है, वेलोसिटी में तो चेंज ऑब्वियसली होना है। तो ये कुछ बेसिक से तरीके हैं कि वेलोसिटी कब चेंज होती है, कब स्पीड चेंज होती है। मैं अब ऊपर इसको देख के एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, जब भी कभी स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी में चेंज होना है पक्का, लेकिन जब कभी वेलोसिटी चेंज होगी तो ज़रूरी नहीं कि स्पीड में चेंज हो। एनीवे, अब एक बार आपको स्पीड और वेलोसिटी का हल्का सा आइडिया आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए
कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो किस तरफ ली जाती है। तो ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपको ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट किस तरफ हो रही है, मूवमेंट किस दिशा में है। वहीं जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, विस्थापन की दिशा, क्योंकि वो भी तो एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट तो उसकी भी डायरेक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपको ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट किस तरफ है। मतलब ये तो बताएगा वो है किधर, ये बताएगा वो जा किधर रहा है। ऑब्जेक्ट किस तरफ है और किस तरफ जा रहा है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे मान लीजिए ये मैं हूँ, रोड के ऊपर खड़ा हूँ और ये है रोड, तो आप यहाँ से अपनी बाइक चला कर ला रहे हैं, तो ये है आपकी बाइक, ओके, और ये आप भगा के ला रहे हो तेज़ रफ्तार से, आप जा रहे हो इधर। अब मैं दो बातें देखूंगा कि आपकी डिस्प्लेसमेंट, यानी आप हो किस तरफ, इस तरफ, और दूसरा आपकी वेलोसिटी, यानी आप जा किस तरफ रहे हो, इस तरफ। तो मैं कहूँगा कि तुम्हारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो है नेगेटिव एक्स में, ये इधर ये एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट तो है नेगेटिव एक्स में क्योंकि आप मुझसे नेगेटिव साइड में हो। आपकी वेलोसिटी है पॉजिटिव एक्स में क्योंकि आपकी मूवमेंट पॉजिटिव साइड में है, हो इस तरफ, जा रहे हो इस तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर नेगेटिव, वेलोसिटी है यहाँ पर पॉजिटिव। लेकिन अगर मान लीजिए ये मैं हूँ और ये आप हैं, आप मेरी तरफ भागे भागे आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि अब आपकी डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव में, आपकी वेलोसिटी है नेगेटिव में। आप हो तो इस तरफ लेकिन आप आ रहे हो इस तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट बताता है कोई चीज़ किस साइड है, वेलोसिटी बताती है कोई चीज़ किस साइड जा रही है। तो एक ये आप ध्यान रखना। दूसरा, वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा टेंजेंट ली जाती है, टेंजेंशियल टू मोशन। हिंदी में टेंजेंट को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, शायद यहाँ पे ऐसे आएगा, एनीवे जो भी है स्पेलिंग। तो स्पर्श रेखा होता है जो भी आप किसी लाइन को छूते हुए बनाए, जैसे मान लीजिए सर्कल है, अब इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट बनानी है, तो इसको छूते हुए जो लाइन जाएगी वो टेंजेंट होगी। तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गोल पाथ है और आप इसके चारों तरफ साइकिल घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो गोल गोल, तो कभी आपकी साइकिल यहाँ है, फिर आपकी साइकिल यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी होगी, ध्यान रखना मुझे वेलोसिटी बताते हुए मैग्नीट्यूड भी बताना है और मुझे उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो मैं दो दो बातें बताऊंगा। यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है वो है इस डायरेक्शन में, मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड से। जब आप यहाँ पहुँचे तो आपकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से। यहाँ ये है वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ ये है वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ कि घूमते हुए आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ। स्पीड का मतलब सिर्फ ये मैग्नीट्यूड देखना है, तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। लेकिन जो आपकी डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है, वो बदल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी डायरेक्शन इस तरफ थी, यहाँ पे आपकी डायरेक्शन इस तरफ थी। तो ऐसे में जो वेलोसिटी है वो भी लगातार चेंज हो रही है। तो ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन में जब कोई चीज़ जाती है तो हमेशा उसकी वेलोसिटी तो बदलती ही रहती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदलती है। अब जब मैं वेलोसिटी में चेंज कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है कितना, तो उसको मेजर करने का तरीका और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये जो ये शब्द है चेंज इन, इसको हम फिजिक्स में डेल्टा, सिर्फ इससे शो कर देते हैं। तो जब भी कभी आप ये डेल्टा देखें इसका मतलब होता है चेंज इन। अब आगे जो वेलोसिटी है वो मैं लिख देता हूँ ऐसे, तो इसका मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो किसी भी चीज़ में जो चेंज है वो कैसे निकाला जाता है आपको वो पहले पता होना चाहिए। तो चेंज होता है कि कोई चीज़ फाइनली कितनी बनी और माइनस वो चीज़ पहले कितनी थी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ एप्पल रखे हैं,
ये मेरे पास एक टोकरी में 5 एप्पल है और मैं आपको इसकी रखवाली बिठा के चला गया। मैंने कहा मैं अभी आता हूँ हाथ मुँह धो के, तब तक ध्यान रखना कोई ना एप्पल्स को उठाने ले जाए। मैं जब तक वापस आया तब तक वहाँ पे 5 की जगह 4 एप्पल है, तुम गायब हो। इसका मतलब कुछ तो चेंज हुआ है। अब मुझे इस बात से फ़र्क उस टाइम पे नहीं पड़ रहा कि एप्पल कौन लेके गया, मैं वहाँ पे चेंज देखना चाहता हूँ। तो मैंने देखा फाइनली एप्पल है 4, ओरिजिनली एप्पल थे 5, तो चेंज होगा -1 का। मान लीजिए पहले 5 थे और अब 4 हैं। नॉर्मली किसी से पूछे चेंज कितना हुआ, वो कहेगा 1 का। गलत। फिजिक्स में इंट्यूशन नहीं चलती है, फिजिक्स में भाई फॉर्मूले चलते हैं, तरीका लगेगा। 1 का चेंज नहीं है, -1 का चेंज है। इसका मतलब चेंज भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव चेंज होगा इसका मतलब वैल्यू बढ़ी है, नेगेटिव चेंज होगा मतलब वैल्यू घटी है। अब हमें यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज निकालना है, तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, डिफरेंस लेंगे कि फाइनल वेलोसिटी कितनी बनी माइनस ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी बनी। तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी पहले इस तरफ चला के ले जा रहे थे 3 मीटर पर सेकंड से, बाद में अब आप गाड़ी इस तरफ चला के ले जा रहे हो 4 मीटर पर सेकंड से, और अब मैं जानना चाहूँ कि वेलोसिटी में चेंज कितना है। अब आप फिर से ऐसे कर दें कि ओरिजिनल वेलोसिटी तो ये थी v1, फाइनल वेलोसिटी बाद में ये बनी है v2, तो जो चेंज होगा वेलोसिटी में वो आप कर दें फाइनल माइनस ओरिजिनल। तो पहले तो बता रहा हूँ गलत तरीका क्या है। आप गलती क्या करेंगे, आप यहाँ पे v2 की जगह रख देंगे 4 मीटर पर सेकंड, माइनस v1 की जगह रख देंगे 3 मीटर पर सेकंड, और आप आंसर निकाल देंगे 1 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया गलत, क्योंकि वेलोसिटी भाई वेक्टर है, यहाँ पे वो डायरेक्शंस भी साथ में चलेंगी। इसका मतलब ये चीज़ इतना सिंपल नहीं है। स्केलर्स को डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हो, वेक्टर को प्लस माइनस करने का तरीका थोड़ा अलग है। और जब मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ाए थे उस समय मैंने आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन बताया था कि 2 वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये इतना ईजी तो नहीं होगा, तो इसका प्रॉपर तरीका समझते हैं। आपको जो वेलोसिटी में चेंज निकालना है वो होगा फाइनल वेलोसिटी क्या बनी वेक्टर के साथ, माइनस पहले वेलोसिटी क्या थी वेक्टर के साथ। तो इसको वेक्टर के तरीके से करेंगे। तो फाइनली आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में 4 की वेलोसिटी से मीटर पर सेकेंड, माइनस ओरिजिनली आप जा रहे थे इस डायरेक्शन में 3 की वेलोसिटी से। तो 4 की वेलोसिटी इस तरफ प्लस 3 की वेलोसिटी इस तरफ। देखो मैंने इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मैं इस माइनस को अंदर ले जा चुका हूँ। ये मैंने आपको तरीका बताया था कि जब किसी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन पलट जाती है। तो अब मुझे इधर का 4 का वेक्टर और नीचे का वेक्टर को ऐड करना है, और वेक्टर एडिशन मैंने आपको पीछे सिखाया था, तो यहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। तो मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक इस तरफ 4 और एक इस तरफ 3, और वेक्टर एडिशन करना है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो मेरा फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या सिर्फ इतना सा लिख देना चलेगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वेलोसिटी? नहीं, ये जो 5 मीटर पर सेकेंड आया है ये तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, क्योंकि जो आंसर है वो भी वेक्टर है। अब उसकी डायरेक्शन और बतानी है, तो आप ये एंगल और बताएंगे। तो एंगल बताने से आपने डायरेक्शन बता दी। हम ऐसे करेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू 3/4। तो एंगल बता दिया, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4। अब आपने मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दी। अब जाकर ये कंप्लीट आया है कि वेलोसिटी में चेंज कितना है। तो जो हमने नॉर्मली डायरेक्ट आंसर निकाल दिया था कि वेलोसिटी में चेंज 1 का है वो गलत है। एक्चुअल में यहाँ वेलोसिटी में चेंज 5 का है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अक्सर जब मुझे किसी के साथ मजाक करना होता है तो मैं ये एग्जांपल पूछता हूँ कि आप सर्कल में जा रहे हैं, आप इधर जा रहे थे पहले 5 की स्पीड से, अब आप इधर जा रहे हैं 5 की स्पीड से। तो 5 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड, और मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में। तो आपकी वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? तो फिर से जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो सोचेगा वेलोसिटी में चेंज 0 का है, जो कि गलत है। सही आंसर क्या आएगा? वेलोसिटी में चेंज होगा यहाँ पर 5√2 मीटर पर सेकंड का, और इस डायरेक्शन में। मैंने मैग्नीट्यूड भी बता दिया, मैंने डायरेक्शन भी बता दी। इस आंसर पर आप खुद आएंगे ऊपर वाले एग्जाम्पल को समझकर, उसी तरीके से ये भी निकल जाएगा। तो आप इसको करके देखना। ये है वेलोसिटी v1 और यहाँ पर ये है वेलोसिटी v2, और वेक्टर v2 माइनस v1 करके देखना, आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो 5√2
मेन पॉइंट ये नहीं है कि कैसे निकाला, सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जीरो नहीं है। अगर मैं बोलता चेंज इन स्पीड क्या है तो आपका आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब मैंने पूछा चेंज इन वेलोसिटी क्या है तो आंसर ज़ीरो नहीं होगा। कम से कम इतनी पक्की बात है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज तो होगा ही एटलीस्ट, या तो स्पीड चेंज हुई हो या डायरेक्शन चेंज हुई हो, दोनों में से अगर एक भी चीज़ चेंज हुई है ना तो ये ज़ीरो नहीं बन सकता। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कभी स्पीड इक्वल टू ज़ीरो हो या अगर कभी वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो हो, फिर अगर एवरेज स्पीड इक्वल टू ज़ीरो हो और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो हो, इनका क्या मीनिंग होता है? देखिए, स्पीड अगर कभी आपको बोली गई हिंदी में जिसे हम बोलते हैं चाल, और वेलोसिटी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वेग, अगर कोई आपको स्पीड की वैल्यू बताता है या कोई आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू बताता है, ये एक ही बात है। हिंदी में कोई आपको या तो चाल बताए या फिर तत्कालीन चाल बताए, ये एक ही चीज़ है। इसी तरह से वेलोसिटी बोलो या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो, वेग या फिर तत्कालीन वेग, ये दोनों का एक ही मीनिंग है। एवरेज स्पीड जब बोली जाएगी तो अलग से पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड बताओ। नॉर्मली अगर स्पीड बोला इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला है, नॉर्मली वेलोसिटी का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब इनका क्या मीनिंग है? तो सबसे पहले समझो, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर ज़ीरो है इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट रुक चुका है। तो कोई चीज़ रुकी हुई है, वो फिलहाल चल नहीं रही है, पहले हो सकता है चल रही हो, बाद में हो सकता है दोबारा चलने वाली हो, लेकिन राइट नाउ अभी वो नहीं चल रही, अभी वो रुकी हुई है। जैसे मान लीजिए आपने होम डिलीवरी के लिए कोई खाना ऑर्डर कर दिया रेस्टोरेंट से, तो रेस्टोरेंट से लड़का चला, उस समय उसमें स्पीड थी। अब जिस समय आप उससे खाना रिसीव कर रहे हैं उस समय उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड ज़ीरो है, उस समय वो अपनी बाइक पर बैठा हुआ है, रुका हुआ है, और बाद में वो दोबारा चलेगी। तो पहले चल रही थी, बाद में चलने वाली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिलहाल वो रुकी हुई है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ज़ीरो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी यही अर्थ होगा कि फ़िलहाल वो चीज़ रुकी हुई है। एवरेज स्पीड इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ये होता है कि वो उस ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू ही नहीं किया है, शुरू ही नहीं किया। तो वो जो डिलीवरी बॉय था, अगर मैं कहूँ कि उसकी बाइक की स्पीड ज़ीरो है तो मतलब वो फ़िलहाल रुका हुआ है, क्या पता बीच में लाल बत्ती आ गई हो इसलिए रुका हो। लेकिन अगर मैं कहूँ एवरेज स्पीड ज़ीरो है, इसका मतलब उसने अभी चलना स्टार्ट ही नहीं किया है, वो अपने ओरिजिन पॉइंट पे ही है। क्योंकि अगर उसने एक बार हल्का सा भी चलना शुरू कर दिया तो एवरेज स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं बन सकती। एवरेज वेलोसिटी अगर ज़ीरो है, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो बनने का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जहाँ से चला था वहीं वापस पहुँच गया है, रिटर्न्ड टू ओरिजिनल पोजीशन। यानी वो चला था रेस्टोरेंट से, घूम फिर के पूरे शहर का चक्कर काट के वापस रेस्टोरेंट पे पहुंच गया है, तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी। लेकिन उसने चलना शुरू ही नहीं किया है तो एवरेज स्पीड ज़ीरो होगी। चला था लेकिन अभी फ़िलहाल रुका हुआ है, बाद में हो सकता है दोबारा चले, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो होगी। देखिए, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब इनको ग्राफिकली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मान लीजिए वाई एक्सिस है और मान लीजिए एक्स एक्सिस है। तो जब हमें निकालना होता है एवरेज वेलोसिटी, तो हम वाई एक्सिस पर रखते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पर हम रखते हैं टाइम, और आपका ग्राफ मान लीजिए कुछ इस तरह से चला गया। तो एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल चेंज, डेल्टा मतलब कंप्लीट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में कितना बदलाव हुआ, अपॉन में टोटल चेंज इन टाइम, कितना समय लगा। यानी ओरिजिनली डिस्प्लेसमेंट ये था, फाइनली डिस्प्लेसमेंट ये है, ओरिजिनली टाइम ये था, फाइनली टाइम ये है। तो ये तो है डिस्प्लेसमेंट में चेंज, डेल्टा एस, और ये जो है ये है टाइम में चेंज, डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी।
डिस्प्लेसमेंट में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं शॉर्ट में। अगर आपके सामने एग्जाम में कभी ग्राफ ही आ जाता है, वैसे तो एसएससी में ग्राफ पूछता नहीं, तो इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जोड़ देते और हमें एक ट्राइंगल बना लेते। उस ट्राइंगल का टेंजेंट थीटा जो भी आपको देगा वो एवरेज वेलोसिटी देगा। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो तो हर पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है। तो उसके लिए हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखते, उसके लिए हम लिखते हैं वेरी 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 स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन में बहुत बहुत छोटा सा एक चेंज होगा, अपन में ऐसी वेरी 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 स्मॉल चेंज इन टाइम, समय में एक छोटा सा चेंज। मतलब मुझे पूरा का पूरा एवरेज नहीं लेना, स्टार्टिंग से एंडिंग तक टोटल नहीं लेना, मुझे लेना है कुछ नैनो सेकेंड्स का और कुछ चंद सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस। तो ऐसे में ये वाली टर्म है वेरी 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 स्मॉल चेंज इन, अब इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसके लिए हम लिखते हैं डी, और डिस्प्लेसमेंट ये रहा डिवाइड बाय वेरी 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 स्मॉल चेंज डी, और टाइम को हम लिखते हैं टी से, तो डी एस बाई डी टी। अब आप ऐसे मत कर देना कि डी से डी काट दिया, क्योंकि ये मैथमेटिकल टर्म नहीं है, ये तो सेंटेंस है, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो वो जो चीज़ आएगी वो आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता रहा हूँ, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये होती है वेलोसिटी एवरेज, वेलोसिटी का एवरेज, ऊपर जब ये बार लगा देते हैं मतलब एवरेज, और डी एस अपॉन डी टी ये होगा वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह से डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होगा एवरेज स्पीड, और डी एक्स अपॉन डी टी छोटा सा चेंज इन डिस्टेंस अपॉन वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, तो वो होगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये स्पीड की वैल्यू होगी। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली यही पूछ लेते हैं कि कौन सी वैल्यू सेम है कौन सी डिफरेंट है। देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड इनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, ऑलवेज, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या एग्जाम में दिया क्या कंडीशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड की वैल्यू हमेशा सेम होती हैं। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड ये हमेशा सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में सेम होती हैं, सेम ओनली इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रही है सिर्फ और सिर्फ तब ये दोनों सेम रहेंगी, अदरवाइज इन दोनों की वैल्यू हमेशा डिफरेंट हो जाती है, लेकिन ये हमेशा सेम होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा सेम होती हैं, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड सिर्फ तब सेम हो सकती हैं जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो। अब एक बार ये वेलोसिटी और स्पीड का कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ गया, तो अब ये एक्सेलरेशन शब्द समझने के लिए हम रेडी हैं। एक्सेलरेशन हिंदी में हम इसे बोलते हैं त्वरण। तो देखो अभी एक्सेलरेशन की वैसे जो डेफिनेशन है वो तो है dv बाई dt। इसका मतलब d मतलब यहाँ पर वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, यानी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, उसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन बिना वेलोसिटी चेंज हुए एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। तो ये पहले तो हम यही समझेंगे कि एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, कि कब कभी वेलोसिटी चेंज होती है। तो देखो तीन कंडीशन हो सकती हैं जब एक्सेलरेशन हो रहा है। पेपर में डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो इन तीन बेसिक शॉर्टकट तरीक़ों से समझ में आ जाएगा आपको एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। नंबर 1, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो जाए। तो कोई ऑब्जेक्ट है उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया, तो ऐसे में हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो जाए, किसी ने अपनी स्पीड को घटा लिया, तो भी हम कहेंगे एक्सेलरेशन हो रहा है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर टर्न ले जाए, यानी वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, अब वो घूम गया है, ये ज़रूरी नहीं कि उसने स्पीड चेंज की हो सकता है इस वक्त उसकी स्पीड सेम हो,
हो सकता है ना भी हो, लेकिन टर्न ले लिया है, इस बात की गारंटी है। तो अगर कोई चीज़ घूम जाए तो भी वो एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल होगा। अब इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, खासकर उनको जिन्होंने साइंस पढ़ रखी है। जिन्होंने साइंस पढ़ी नहीं वो तो इस बात को सीधा सीधा मान ही लेंगे, उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं। साइंस पढ़ने वालों को ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि उन्होंने गलत चीज़ें पढ़ी होती हैं। वो इस चीज़ को तो सिंपली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, स्पीड का बढ़ना एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल बनेगा। तो यहाँ पर एक तो वो अटकते हैं, वो कहते हैं इसको तो एक्सेलरेशन नहीं कहते, इसको तो डिसेलरेशन कहते हैं, या फिर इसको रिटार्डेशन कहते हैं। ऐसा कुछ मत करना। ये डिसेलरेशन और रिटार्डेशन जो शब्द हैं, ये भाई इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं बस, ये फिजिक्स में नहीं चलते हैं। यानी किसी को इंग्लिश अच्छी आती है और उस बच्चे को मुझे समझाना है, तो मैं डिसेलरेशन या रिटार्डेशन वर्ड बोल दूंगा, वो समझ जाएगा कि गाड़ी में ब्रेक लगे हैं। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए यूज़ करते हैं। टेक्निकली जब आप कोई मान लो रिसर्च पेपर ही लिख रहे हो, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे एक्सेलरेशन ही बोलना, अगर ब्रेक लगे हैं तो वो भी एक्सेलरेशन में ही काउंट होगा। अब जैसे मान लीजिए, इन लैंग्वेज तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ही होती है, फिजिक्स में नॉर्मल चीज़ें नहीं चलती हैं। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ मैनी पावर्स, तो भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। फिजिक्स में भाई पावर को वाट में नापते हैं। अब प्रेसिडेंट कितने वाट का है, नहीं चलेगा ना। इंग्लिश वाली चीज़ों को हम फिजिक्स में नहीं घुसा सकते। फिजिक्स में हर चीज़ की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में बस यही है कि वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। वेलोसिटी कैसे भी चेंज करो, स्पीड बढ़ाओगे तो भी वेलोसिटी चेंज है, स्पीड घटाओगे तो भी वेलोसिटी चेंज है। और स्पीड घुमाओगे, चाहे मतलब गाड़ी घुमाओगे, चाहे स्पीड वहाँ पे आपकी कांस्टेंट रही हो, वेलोसिटी में चेंज तब भी है। तो एक यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने तो सिर्फ गाड़ी घुमाई है, स्पीड को तो चेंज किया ही नहीं, तो ये एक्सेलरेशन में क्यों होगा। आगे जाके आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि एक्सेलरेशन में क्यों होगा। अभी तक के लिए आप ऐसे समझ लो कि मान लो आप किसी कार में बैठे हो, ये आपका ड्राइवर है, पीछे कार है, पीछे वाली सीट पे आप बैठे हो, और आपके हाथ में कॉफ़ी का मग है। ओके, उसमें कॉफ़ी है, गर्मा गर्म कॉफ़ी है। अब अरे, तो ये मग और ये कॉफ़ी, तो अब अचानक ये कॉफ़ी बिखर जाए, उसके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, कब कब ये बिखरेगी। नंबर 1, या तो गाड़ी में अचानक स्पीड इंक्रीज़ हो जाए, झटके से स्पीड इंक्रीज़ हो तो कॉफ़ी बिखर जाएगी। स्पीड अचानक डिक्रीज़ हो जाए तो भी कॉफ़ी बिखर जाएगी। और अचानक गाड़ी टर्न ले ले तो भी थोड़ा बहुत इसमें से स्पिल होगा। यानी किसी भी तरह का इफ़ेक्ट अगर इस कॉफ़ी ने फील किया तो आप एक्सेलरेशन बोलेंगे। पैसेंजर जो पीछे बैठा है, उसने अगर कोई भी चीज़ फील की मूवमेंट के टाइम पे, तो एक्सेलरेशन आएगा। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि बीच में अगर कोई गड्ढा आ गया गाड़ी में तो भी तो कॉफ़ी बिखरेगी, तो वो कहाँ काउंट होता है, वो भी टर्न में काउंट होगा। वो ऐसे है, उस टाइम पे आप उसको साइड से देख रहे हैं। ये तो मैंने गाड़ी को टॉप से दिखाया है, ऊपर से, कि गाड़ी ऐसे भाग रही है। उस समय आप उस गाड़ी को साइड से देखेंगे कि ये आपकी गाड़ी है और आपका स्ट्रेट रोड था, अब अचानक गड्ढा आ गया, तो आपकी गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रही, वो डायरेक्शन चेंज हुई है। तो यहाँ पे डायरेक्शन नीचे हो गई है, वहाँ पे डायरेक्शन ऊपर हो गया, यहाँ पे इधर हो गया। वो डायरेक्शन चेंज में ही काउंट होगा। वो टर्न है एक तरह से, वो माइक्रोस्कोपिक टर्न है, लेकिन वो टर्न है, डायरेक्शन चेंज है, तो वो भी एक्सेलरेशन ही होगा। अगर किसी भी तरह का एक्सेलरेशन ना हो, इसका मतलब ऐसे गड्ढे भी नहीं होंगे, ना ही गाड़ी घूमेगी, ना वो दाएं बाएं जाएगी, ना पिकअप होगा, ना ब्रेक लगेंगे। गाड़ी जिस स्पीड से चल रही है उसी कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी, और ऐसे में आपकी कॉफ़ी को कोई पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी चल रही है। तो हम मोशन फील नहीं कर सकते, मोशन इंसान को फील नहीं होगा। हम एक्सेलरेशन फील कर सकते हैं, पिकअप हुआ, ब्रेक लगे, गाड़ी घूमी, वो आपकी बॉडी को फील होगा, लेकिन मूव हो रही है कि नहीं हो रही है वो आपको फील कभी भी नहीं होगा। एनीवे, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि अगर एक्सेलरेशन नहीं है, देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, तो उसका क्या अर्थ है। एक्सेलरेशन अगर नहीं है, इसका मतलब ना तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड का बढ़ना अलाउड नहीं है, ना ही स्पीड घटेगी, और ना ही कोई चीज़ घूमेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चलता रहे और वो स्ट्रेट लाइन में चलता रहे, तो उस पर हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ज़ीरो है, या फिर हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सूरज है और सूरज के चारों तरफ ये धरती घूम रही है। अब धरती यहाँ है, फिर धरती यहाँ है, फिर यहाँ है, तो धरती की स्पीड लगातार चेंज हो रही है। जब धरती सूरज से दूर होती है उसकी स्पीड कम होती है, जैसे मान लो 29,
जब धरती धीरे धीरे सूरज के करीब आती है तो स्पीड बढ़ जाती है 30। जब धरती सूरज के बहुत करीब है उस समय स्पीड सबसे ज़्यादा है 31। थोड़ी और दूर चली गई स्पीड कम होगी 30, फिर 29, 30। इस तरह से जब धरती सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है तो उसकी स्पीड लगातार चेंज होती रहती है। तो क्या धरती पर एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है। कभी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, कभी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन है। अब एग्जांपल चेंज कर देते हैं कि मान लो अर्थ इस तरह से ना घूमती कि कभी नज़दीक आए और कभी दूर जाए। अर्थ अगर सूरज के चारों तरफ एक परफेक्ट सर्कल में घूमती, मान लीजिए परफेक्ट सर्कल है, यहाँ अर्थ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, और हर पॉइंट पर वो अर्थ 30, 30, 30 की ही स्पीड से चल रही है। कोई स्पीड में चेंज अगर होएगा तो क्या अब अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है? अब भी हो रहा है, क्योंकि अब अर्थ टर्न कर रही है। ये देखो, क्या वो सेम स्पीड से गई? इस एग्जांपल में देखो, क्या वो सेम स्पीड से गई? नहीं, तो एक्सेलरेशन है। दूसरे एग्जांपल में पहले देखो, क्या सेम स्पीड से गई? हाँ। फिर ये देखो, क्या वो स्ट्रेट लाइन में गई? अर्थ स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चलती, इसका मतलब अब भी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन नहीं है ये बात सिर्फ तब बोल सकते हैं जब सेम स्पीड भी हो और स्ट्रेट लाइन भी हो। इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ डिफरेंट हो गई तो एक्सेलरेशन तो है। अब ये ज़मीन है, ये छत है, और छत पे खड़े होके आपने अपने हाथ से एक पत्थर फेंक दिया, तो क्या वो पत्थर स्ट्रेट लाइन में गया? नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन उस पत्थर पे भी है। सिर्फ उन चीज़ों पर एक्सेलरेशन नहीं होती जो सेम स्पीड से चलते हों, स्ट्रेट लाइन में चलते हों। तो अर्थ के ऊपर भी यहाँ एक्सेलरेशन होगा। दूसरे शब्दों में मैं ये बोल सकता हूँ कि अर्थ की वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब अर्थ यहाँ है तो इस डायरेक्शन में जा रही थी, टेंजेंट। यहाँ है तो इस डायरेक्शन में जा रही है, टेंजेंट, फिर टेंजेंट, टेंजेंट। तो अर्थ हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसलिए एक्सेलरेशन है। तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ सर्कल में जाती है लगातार उसकी डायरेक्शन तो चेंज होती ही है। इसका मतलब एवरी सर्कुलर मोशन, दुनिया की हर वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन को हम हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति। तो हर वृत्तीय गति इज एक्सेलरेटेड मोशन। हर वृत्तीय गति त्वरित गति होती है। यानी अगर सर्कल में जा रहे हैं तो त्वरण तो होगा ही होगा। एनीवे, उसके बाद आगे चलते हैं। तो एक्सेलरेशन कब होगा और कब नहीं होगा आपको उसका आइडिया आ गया। फिर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? देखो, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और एक्सेलरेशन भी इस तरफ ही हो, तो ये कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी और उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट हो, तो ये होता है जब किसी की स्पीड घटेगी, और जब तक उसकी स्पीड ज़ीरो नहीं बन जाएगी घट घट के, तब तक उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि स्पीड तो सेम रहेगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, लेकिन ऐसे में डायरेक्शन चेंज होगी, यानी वो ऑब्जेक्ट टर्न करेगा। तो ये टर्न की कंडीशन है। तो एक तो सिंपल मैंने 3 केस बना दिए। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल, ऑपोजिट हो मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल, और परपेंडिकुलर हो मतलब 90 डिग्री एंगल। तो 0 डिग्री स्पीड बढ़ाता है, 180 डिग्री स्पीड को घटाता है, और 90 डिग्री स्पीड तो सेम रखता है लेकिन डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये 90 डिग्री वाले का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जो भी मैंने सूरज का एग्जांपल दिया कि ये सूरज है और ये चारों तरफ धरती घूम रही है, तो ये अर्थ है। उस टाइम पे अर्थ की वेलोसिटी इस तरफ, तो सूरज के एक्सेलरेशन इस तरफ, 90 डिग्री एंगल। फिर जब धरती यहाँ होगी तो वेलोसिटी इस तरफ और सूरज का एक्सेलरेशन इस तरफ, फिर से 90 डिग्री एंगल। तो धरती कहीं भी चली जाए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है। तो अब ये भी याद रख लेंगे कि एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स सेंटर इन अ सर्कुलर मोशन। यानी जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है, सर्कल में जाती है,
तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ही तरफ होती है। अब एक ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि कब दो डायरेक्शंस सेम होती हैं। सेम डायरेक्शन किसी दो वेक्टर की है या नहीं है, वो सिर्फ तब होता है जब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों। इससे काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं भाई कि डायरेक्शन सेम है नहीं है। जैसे मान लीजिए ये कोई मान लीजिए कोई लड़की खड़ी है, ओके, और आप यहाँ हैं और आप उसको देख रहे हैं। अब आप थोड़ी देर बाद आप घूम कर यहाँ चले गए और आप अब भी उसी को देख रहे हैं, तो क्या आप सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब वो इसी तरफ होती। वैसे ही अगर मान लीजिए आप यहाँ हैं और आप अब भी उसी को देख रहे हैं, तो क्या अब भी आपकी डायरेक्शन सेम है? नहीं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है। जब तक पैरेलल नहीं होंगी तब तक सेम डायरेक्शन नहीं होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्गुमेंट ये करते हैं कि सर देख तो उसी की तरफ रहे हैं ना, तो हम तो एक ही पॉइंट की तरफ देख रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। नहीं भाई, सेम डायरेक्शन नहीं होगी, सेम पैरेलल होती है। अब मान लो ऐसे है कि तुम यहाँ खड़े हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है ए, मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है बी। तुम इस ए ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, मैं इस बी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो क्या हम दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं? अब आंसर आएगा यस। फिर स्टूडेंट्स आर्गुमेंट करते हैं लेकिन हम दोनों सेम चीज़ को तो नहीं देख रहे। चलेगा, सेम ऑब्जेक्ट को देखें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम दोनों के देखने की डायरेक्शन पैरेलल होनी चाहिए तो सेम डायरेक्शन मानी जाएगी। ओके, अब ये चीज़ जो मैंने यहाँ बताई है रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज कब होती है, कब बदलती है, ये हमें जानना चाहिए। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं कि एक्सेलरेशन सेम है क्या, एक्सेलरेशन वेरिएबल है क्या, तो एक्सेलरेशन कब बदलती है। तो देखो, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है भाई, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। अब मुझे एक्सेलरेशन को चेंज करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसकी वैल्यू बदल दूँ या मैं उसकी डायरेक्शन बदल दूँ। दोनों में से अगर एक भी चीज़ बदल गई तो एक्सेलरेशन बदल गई। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए पहले एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन a1 है, मान लो 3 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। थोड़ी देर के बाद एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, इसकी यूनिट स्क्वायर्ड होती है, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड इस डायरेक्शन में। तो ये एक्सेलरेशन बदल गई है क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल गई। वहीं अगर मैं ऐसे करूँ सिचुएशन, एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, मान लो इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन a2 इज इक्वल टू 4 उसी डायरेक्शन में है, तो अब ये पैरेलल तो हैं लेकिन अब भी एक्सेलरेशन डिफरेंट है क्योंकि अब मैग्नीट्यूड बदल गया। तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से अगर एक भी चीज़ बदल गई तो एक्सेलरेशन बदल गया। अब इससे रिलेटेड आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछा था, बोलता है इन ए circular motion, in a circular motion acceleration is options constant, variable, depends on condition। जब उनके पास बाकी ऑप्शंस नहीं बचते ना तो इस तरह के ऑप्शन डालना शुरू कर देते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन या फिर डेटा इज इनसफिशिएंट। इस तरह के आंसर यूजुअली गलत होते हैं। ये तो एक बेसिक सा शॉर्टकट है, अगर आप कल को कंफ्यूज भी हो जाएं तो अगर कोई भी दो ऑप्शंस ऐसी हैं जो एग्जॉस्टिव हैं, एग्जॉस्टिव का मतलब उन दोनों के अलावा और कुछ बच ही नहीं सकता, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। कांस्टेंट या तो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता ना, तो ये एग्जॉस्टिव ऑप्शन है। तो ऐसे में बाकी ऑप्शन जो देते हैं वो गलत होते हैं। तो थर्ड वाला गलत, फोर्थ वाला गलत, जो भी बकवासी कुछ दे रखे हैं। इन दोनों में आंसर क्या आएगा? अब स्टूडेंट्स साइंस पढ़े हुए ज़्यादातर रट्टा मार कर रखते हैं कि एक्सेलरेशन है v² अपॉन r और दिमाग वगैरह लगा के फिर टिक मार देते हैं कांस्टेंट है, जबकि ये आंसर हो गया गलत। आंसर आएगा वेरिएबल, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। एक्सेलरेशन सिर्फ नंबर नहीं है, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन भी है। ये तो सिर्फ उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। ये हो सकता है इधर ही एक्सेलरेशन 3 हो, इधर भी एक्सेलरेशन 3 हो, ये भी एक्सेलरेशन 3 हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, एक्सेलरेशन उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों को मिला के होती है।
इस केस में मैं ये तो बोल सकता हूँ कि ये मैग्नीट्यूड हर वक्त 3 ही रहा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन सेम रही कि नहीं रही? डायरेक्शन पैरेलल होंगी तो सेम होंगी, लेकिन ये डायरेक्शंस पैरेलल नहीं है। ये डायरेक्शंस बार बार चेंज हो रही हैं, सेंटर की तरफ मूव कर रही हैं, हर पॉइंट पे डायरेक्शन हर वक्त बदल रही है, इसलिए गारंटीड एक्सेलरेशन हर वक्त बदल रही है। तो ऊपर जो हमने लिखा एवरी सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, तो अब उसी में हम कुछ और ऐड कर देते हैं कि द एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर एंड एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, और त्वरण बदल रहा है। लेकिन एक और ख़ास बात, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मे नॉट चेंज। उसका जो वैल्यू है, उसका परिमाण है, वो हो सकता है ना बदले, डायरेक्शन हैज़ टू चेंज, उसकी दिशा को बदलना ही होगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सर्कल में हमेशा सेंटर की तरफ होती है और वो डायरेक्शन हर वक्त बदलती रहती है। अब आपको बेसिक आइडिया आ गया कि एक्सेलरेशन क्या है, कब होती है, कब नहीं होती है, उसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये सारा जो बेसिक मुद्दा है, इससे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओगे। इसके बाद अगले पार्ट पे चलते हैं, रिलेटिव ट्रेजेक्टरीज। इसको देखते हैं।